हेलो क्लास 8, होप आप सब ठीक ठाक होंगे। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू लेसन 14 फ्रॉम योर हिस्ट्री बुक, हैंडीक्राफ्ट एंड इंडस्ट्री। इंडस्ट्री आप समझते हैं उद्योगों से, और हैंडीक्राफ्ट का मतलब है जो काम, जो चीज़ें हाथ से बनाई जाती हैं। डिक्लाइन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन द 19th सेंचुरी। 19वीं शताब्दी में छोटे कामगार उद्योगों का ख़त्म होना। Before the establishment of British rule in India, the Indian villagers like blacksmiths, weavers, farmers, ironsmiths, cobblers, potters, etc. used to make the things together to fulfill the needs of the village. अंग्रेज़ों के भारत में आने से पहले भारतीय गांवों में जो कामगार लोग थे, जैसे कि बढ़ई, कपड़ा बुनकर, लुहार, मोची, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, ये सब लोग मिलकर जो भी चीज़ बनाते थे वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने और गांव की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बनाते थे। देयर हैंडीक्राफ्ट एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वर देयर मीन्स ऑफ लिवलीहुड। उनके जीवन की कमाई का साधन यही छोटी छोटी इंडस्ट्रीज थी जिनसे वो 2 पैसे कमाते थे। बट विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल, इंडियन विलेजर्स ऑल्सो स्टार्टेड यूजिंग द थिंग्स विच वर मेड इन द फैक्ट्रीज बिकॉज दीज वर गुड इन क्वालिटी एंड मोर चीप। पर जैसे जैसे अंग्रेज़ साम्राज्य की भारत में स्थापना हुई, गांव के लोगों ने भी फैक्ट्री में बनी हुई चीज़ों का प्रयोग करना शुरू कर दिया, क्योंकि एक तो उनकी क्वालिटी बढ़िया होती थी, देखने में वो बढ़िया लगती थी, और वो सस्ती भी थी। सो दैट इज़ वाई द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ऑफ टाउन्स एंड विलेजेस स्टार्टेड डिक्लाइनिंग एंड वर्कर्स बिकेम अनएम्प्लॉयड। सो इसी तरह धीरे धीरे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी, जो छोटे छोटे काम उद्योग धंधे थे शहरों और गाँवों में, वो ख़त्म होने शुरू हो गए, और जो कामगार थे वो अनएम्प्लॉयड, मतलब वो बेरोज़गार होने लगे। कॉजेज़ ऑफ डिक्लाइन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, क्या वजह थी ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्यों ख़त्म हो रही थी? फर्स्ट है एबोलिशन ऑफ नेटिव प्रिंसली स्टेट्स। ब्रिटिशर्स एबॉलिश मैनी इंडियन प्रिंसली स्टेट्स। भारत में बहुत छोटे बड़े राजा जो थे, उनके राज्य स्थापित थे। अंग्रेज़ों ने ऐसे कई राज्य जो छोटे छोटे थे वो आकर ख़त्म कर दिए। That is why small scale industries suffered a lot, because the king and their family members used to use the things made by small scale industries. अब इस वजह से छोटे छोटे स्मॉल जो उद्योग धंधे थे वो ख़त्म होने शुरू हो गए, क्योंकि राजा और उसका परिवार इन्हीं छोटे जो उद्योग धंधे थे उनसे सामान खरीद कर अपनी ज़रूरतों को पूरा करते थे, और ये लोग बेरोज़गार हो गए। सेकेंड है हाई रेट्स ऑफ स्मॉल स्केल कमोडिटीज़। The rates of the small scale commodities were high because more labor was needed to prepare them. छोटे उद्योग धंधों में बनी हुई चीज़ों का जो रेट था वो ज़्यादा था, क्योंकि उनको बनाने में ज़्यादा कारीगरों की ज़रूरत पड़ती थी। On the other hand, the commodities prepared by machines were cheap. दूसरी तरफ मशीनों द्वारा बनाई गई चीज़ें सस्ती थी। So the people did not buy the things made by small scale industries. That is why small scale industries started declining. लोगों ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज द्वारा बनाई चीज़ें खरीदनी बंद कर दी, और धीरे धीरे ये इंडस्ट्रीज जो हैं वो बंद होनी शुरू हो गई। बेटर फिनिशिंग ऑफ द मशीन मेड गुड्स। द फिनिशिंग ऑफ द गुड्स मेड बाय द मशीन्स वॉज बेटर देन द गुड्स प्रिपेयर्ड बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। छोटे उद्योग धंधों की अपेक्षा जो मशीनों द्वारा बनाई गई चीज़ें थी वो ज़्यादा बढ़िया थी। दैट इज़ वाई इंडियन पीपल लाइक द मशीन मेड गुड्स। इसलिए भारतीय लोगों को मशीन द्वारा बनी गई चीज़ें पसंद आनी शुरू होगी। सो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज स्टार्टेड डिक्लाइनिंग, जिसकी वजह से धीरे धीरे छोटे उद्योग धंधे जो हैं वो ख़त्म होने शुरू हो गए। न्यू जनरेशन डिड नॉट लाइक द गुड्स प्रिपेयर्ड बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। न्यू जनरेशन वॉज बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्टर्न कल्चर। नई जनरेशन जो थी वो वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न संस्कृति द्वारा प्रभावित हो रही थी। ऑन द अदर हैंड, गुड्स मेड इन द फैक्ट्रीज हैड बेटर फिनिशिंग एंड दे लुक्ड गुड। और दूसरी तरफ फैक्ट्रियों में बनी हुई जो चीज़ें थी उनकी एक तो फिनिश बहुत बढ़िया थी और वो देखने में भी अच्छे लगते थे। दैट इज़ वाई पीपल बिलोंगिंग टू न्यू जनरेशन डिड नॉट लाइक द गुड्स प्रिपेयर्ड बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। इसीलिए आने वाली जनरेशन जो थी उनको घर की बनाई, छोटे उद्योग धंधों में बनाई गई चीज़ें पसंद नहीं आती थी, उनको फैक्ट्री वाली चीज़ें पसंद आती थी। एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अकर्ड इन इंग्लैंड इन द 18th सेंचुरी। 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गई। दैट इज़ वाई बिग फैक्ट्रीज वर एस्टैब्लिश इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। रॉ मटेरियल वॉज नीडेड टू प्रिपेयर द गुड्स इन द फैक्ट्रीज। अब जब नए उद्योग धंधे स्थापित हुए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गई,
तो इंग्लैंड की फैक्ट्रियों में कच्चे माल की ज़रूरत थी, विच कुड नॉट बी फुलफिल्ड बाय द रॉ मटेरियल ऑफ इंग्लैंड, जो कि इंग्लैंड में ही मिलने वाले रॉ मटेरियल से पूरा नहीं हो रहा था। दैट इज़ वाई इंडियन रॉ मटेरियल स्टार्टेड मूविंग टू इंग्लैंड, और इसी तरह से भारत में जो कच्चा माल मिलता था वो इंग्लैंड भेजा जाने लगा। ऑन द अदर हैंड द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज हॉल्टेड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ द रॉ मटेरियल, और एक ये भी वजह थी कि कच्चा माल भारत में न मिलने की वजह से कई ऐसे काम उद्योग धंधे जो थे वो धीरे धीरे बंद होने शुरू हो गए। मॉडर्न इंडियन इंडस्ट्रीज ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल मैनी न्यू इंडस्ट्रीज वर एस्टैब्लिश इन इंडिया। अंग्रेज़ों के समय से ही कई नई इंडस्ट्रीज़ भारत में स्थापित हुई। सम इम्पॉर्टेंट आर मेंशन बिलो, और उनमें से कुछ इम्पॉर्टेंट जो हैं, नंबर 1 कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। द फर्स्ट कॉटन फैक्ट्री इन इंडिया वॉज एस्टैब्लिश इन 1853 AD इन बॉम्बे। पहली सूती कपड़ा उद्योग मिल जो है वो भारत में मुंबई में 1853 में लगाई गई। आफ्टर दैट मैनी क्लॉथ मिल्स वर एस्टैब्लिश इन कॉटन ग्रोइंग एरियाज सच एज अहमदाबाद, नागपुर एट्सेट्रा। और उसके बाद ऐसी कई कपड़ा मिलें जो थी उन एरियाज़ में लगाई गई जहाँ पर कॉटन ग्रो आसानी से, कॉटन जो है आसानी से उगाई जा सकती थी, जैसे कि अहमदाबाद, नागपुर। इन 1877 AD nearly 59 cotton mills were established in India in 1879 AD in which 43,000 people used to work. 1879 के में करीब 59 कॉटन मिल्स ऐसी थी जो भारत में इस्टेब्लिश की गई और जिनमें 43,000 के करीब लोग काम करते थे। इन 1905 AD the number of cotton mills reduced to 206 and 1,96,000 people were working in them. 1905 में इन सूती कपड़ा मिलों की गिनती कम होकर 206 रह गई और उनमें 1,96,000 लोग काम करते थे। जूट इंडस्ट्री यूज्ड टू मेक मैट्स एंड सैक्स। जूट इंडस्ट्री में चटाइयाँ और बोरियाँ बनाई जाती हैं। द यूरोपियंस हैड मोनोपोली ओवर दिस इंडस्ट्री। यूरोप के लोगों का इस इंडस्ट्री के ऊपर पूरा मोनोपोली थी, मतलब कि पूरा कब्जा था। द फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ दिस इंडस्ट्री वॉज ओपनड इन Sarampur, Bengal in 1854 AD. Maximum factories of jutes were opened in Bengal. ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रीज जो बंगाल में लगाई गई जूट की। In the beginning of 20th century, the number of these factories increased to 36. 20वीं शताब्दी की शुरुआत में इन फैक्ट्रियों की गिनती बढ़कर 36 हो गई। कोल माइनिंग इंडस्ट्री। ऑल द न्यू फैक्ट्रीज वर रन बाय कोल। अब जितनी भी नई इंडस्ट्री लगाई गई वो कोयले पर निर्भर करती थी, कोयले द्वारा चलती थी। कोल वॉज नीडेड फॉर रेलवेज ऑल्सो। रेलवे के लिए भी कोयला बहुत ज़रूरी था। सो स्पेशल अटेंशन वॉज गिवन टू द कोल माइनिंग इंडस्ट्रीज। अब कोयले की खानों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा। 2 कोल माइंस वर इन रानीगंज इन 1854 AD. बाय द 1880 AD देयर नंबर इंक्रीज टू 56। 1853 के पास रानीगंज में 2 कोयला खाने जो थी वो बनाई गई और 1880 में आकर इनकी गिनती बढ़कर 56 हो गई। एंड बाय 1885 इट रीच 123 और 1885 तक ये 123 पहुंच गई। इंडिगो प्लांटेशन इंडस्ट्री। द प्रोडक्शन ऑफ इंडिगो स्टार्टेड इन बंगाल एंड बिहार बाय द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी। 18वीं शताब्दी के अंत में बंगाल में इंडिगो जो था, नील की खेती जो है बंगाल और बिहार में शुरू की गई। इंडियन पीपल वर पुट टू वर्क इन द बिग इंडिगो प्लांटेशन सेटअप बाय द यूरोपियंस। अब अंग्रेज़ों द्वारा कई ऐसे खेत तैयार किए गए जहाँ पर नील की खेती की जाती थी और भारतीय लोगों को उसमें काम करने के लिए मजबूर किया जाता था। 35 लाख हेक्टेयर लैंड वॉज अंडर कल्टिवेशन फॉर इंडिगो इन 1825 AD। 1825 तक भारत में 35 लाख हेक्टेयर ज़मीन ऐसी थी जिस पर नील की खेती की जाती थी। इट रिड्यूस टू 3 to 4 lakhs हेक्टेयर इन 1915 AD बिकॉज ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ सिंथेटिक इंडिगो इन 1879 AD। 1915 तक आते आते ये ज़मीन जो थी वो 3 से 4 लाख हेक्टेयर रह गई, क्योंकि 1879 में सिंथेटिक इंडिगो की खोज हो गई, जिसकी वजह से इंडिगो कल्टीवेशन जो थी, प्लांटेशन जो थी, वो कम हो गई। क्लास 8th, आई होप आपको यहाँ तक लेसन समझ आ गया है। आप लेसन को थोड़ा खुद रीड किया करो ताकि आपको अच्छे से समझ लगे। बाकी का चैप्टर जो है विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।